हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, हमारा 9th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा है, नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1A और 1B को हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C को। अगर आपने वीडियो के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को अभी तक नहीं देखा है तो आप इससे पहले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे देख सकते हैं। और अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 1C का पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। मतलब उसने हमें कुछ कथन दे दिए हैं, हमें ये बताना है कि वो सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, सत्य है या असत्य है। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये बात सही है या गलत है। इसका मतलब है कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, वो उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाती हैं। ठीक है, कोई संख्या अपरिमेय है तो वो वास्तविक होगी, कोई संख्या परिमेय है तब भी वो वास्तविक होगी। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। सेकंड, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। कैसा होता है? √m के रूप का। जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो आप बताइए कि संख्या रेखा का हर बिंदु इस रूप का होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं होता। m एक, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का जो वर्गमूल है वो पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, किसी का नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी कैसी होती हैं? अपरिमेय होती है। तो ये तो बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी कहाँ आ जाती हैं? वास्तविक के अंदर। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं तो अपरिमेय नहीं हो सकती ना, उनमें से कुछ संख्याएं कैसी होंगी? परिमेय, और कुछ कैसी होंगी? अपरिमेय। तो ये रॉन्ग है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो उन सब के अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या वो सभी अपरिमेय होते हैं? अगर आप कहोगे कि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। देखिए, अगर हम यहाँ पे रफली वर्क करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में नहीं करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। 2 का वर्गमूल क्या होता है? तो हम कर नहीं पाते हैं इसको, ये √2 ही आ जाता है। 3 का क्या होता है? √3 ही रहता है, या फिर पॉइंट में आएगा कुछ। √4 का क्या होता है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? मतलब 2। तो इसका 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। जब हम √2 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है ऐसे, यानी कि ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय और ये परिमेय। तो जो उसकी बात थी कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो आप यहां से देख के बता सकते हैं कि होते हैं क्या अपरिमेय? बताइए, होते हैं? जी नहीं, ये अपरिमेय नहीं होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। उसको आंसर पहले ही पता लग गया था, तो उसने क्या कहा कि यदि नहीं, तो उसका मतलब उसे आंसर पता था कि आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, मान लीजिए इसने कहा कि यदि नहीं, और हमारा आंसर हो जाता हाँ, तो फिर हमें आगे का क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं था। लेकिन अगर उसने कह दिया कि नहीं और हमारा भी नहीं आ रहा है, तो आगे का पढ़िए। देखिए क्या, एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए उसके वर्गमूल का जो परिमेय संख्या है। तो कुछ भी दे दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया √4। क्या हो जाएगा इसका? 2। तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 121। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। तो 11/1 लिख सकते हैं इसको, और ये कैसी संख्या है हमारी? परिमेय संख्या। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे दिया है कि दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस तरह निरूपित किया जा सकता है। एक इसने संख्या दे दिया हमें, क्या? √5, और कहा है कि इसे किस तरह से निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। जैसे मान लीजिए अगर वो बोलता है कि 5 को कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते ये हमारा 5 है। -3 क्या था, तो यहाँ पे मार्क कर देते हमारा -3 है। लेकिन उसने कहा है √5, तो हमने क्या करा कि जो हमारी संख्या रेखा है ना,
इस पे एक आयत बना लिया। आयत भी कैसा, जो 2 यूनिट तो उसकी लंबाई है और 1 यूनिट उसकी चौड़ाई है। कुछ नाम लिख दीजिए यहाँ पे तो ओ लिखा हुआ है, ए बी, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये वाला पॉइंट सी। तो आयत का जो एंगल होता है, आयत के सभी एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। लेकिन हमें सिर्फ इसको देखना है, ये हमारा क्या है 90। अच्छा, अगर आप इस वाले ट्राइंगल पे विचार करें, ये ओ बी सी, ये कैसा ट्राइंगल दिख रहा है हमें, कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी सी में। इससे पहले आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ लेंगे। देखिए फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण होती है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। तो सबसे लंबी साइड कौन सी है इसकी, ओबी। हम यहाँ पे लिखेंगे ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है हमारा बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा ओसी, ओसी का स्क्वायर या ओसी का वर्ग। ओबी कितनी है वो हमें नहीं पता, बीसी कितनी है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ओसी है वो तो 2 यूनिट है और बीसी 1 यूनिट है। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। इधर ओबी के ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहां तक बताइए आप क्लियर है क्या, चलिए क्लियर है। तो जो हमारा ओबी है वो √5 आ गया, √5 आ गया, और हमें निरूपित क्या करना था, √5 को ही निरूपित करना था। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे एक, ठीक है, कंपास अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को तो यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को इतना, मतलब उसको इतना खोलेंगे कि उसकी पेंसिल यहाँ तक चली जाए, ठीक है, ऐसे। जब हम ऐसे रखेंगे उसको, प्रकार की नोक को ऐसे, तो फिर एक चाप लगा देंगे ऐसे। जब आप चाप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये लगाया निशान, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा इसको हम कह देंगे कि कुछ नाम दे देंगे इसको, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया डी। तो ये हमारा ओडी जो पॉइंट, ओडी जो लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी √5, मतलब यहाँ तक इसको मेजर करके और ऐसे करके एक चाप लगा देंगे। तो जहां पे ये लाइन को कट करेगा ये हमारा क्या होगा √5, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया इसका डी, ये वाला सी तो ये वाला नाम था, डी लिख दिया इसका यहाँ पे, तो ये हो गया ओडी हो गया हमारा √5। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हमें दे दिया होता कि √2 को किस प्रकार से करते हैं, तो फिर हमें करना क्या था, एक संख्या रेखा बनानी थी, इस पे 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 यूनिट का बनाना था बस, स्क्वायर वर्ग इसका, ये ऐसे विकर्ण खींचना था, फिर ये एक यहां से इसको निकालते, फिर ऐसे करते तो ये हमारा √2 हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह दिया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अब ये अनवसानी क्या है, अनावृत्ति क्या है, ये तो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि इससे पहले हम इस चीज को डिस्कस नहीं करा है अभी तक हमने, सॉरी। अब ये अनवसानी अनावृत्ति क्या है ये तो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने इस बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। लेकिन तो चलिए इसमें से पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं कि होती क्या है, नहीं तो ये बार बार आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अनवसानी क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको ही देखते हैं एक बार। देखिए इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जो दशमलव निरूपण होता है हमारा, मतलब जो दशमलव में निरूपित करते हैं वो कितने तरह का होता है, आप बताइए कितने तरह का होता है वो, 2 तरह का। एक तो होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव निरूपण, और एक होता है अशांत दशमलव, ठीक है। एक तो शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव का मतलब तो ये है कि हमने किसी को किसी से डिवाइड करा, मान लीजिए ये था 5/4, तो हमने 4 से 5 को डिवाइड करा, 4 एकम 4, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 4 पंजे 20। मतलब एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये कट जाता है पूरा पूरा, तो ये तो हो जाता है हमारा शांत दशमलव, ठीक है। इसको तो यहीं पे छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं अशांत की।
अशांत जो दशमलव निरूपण होता है ये होता है 2 टाइप्स का। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक तो हाँ ठीक है, जो ये हमारा अशांत है ना, अशांत, अशांत के 2 नाम होते हैं। एक तो अशांत कह सकते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं अनवसानी। अशांत को हम अनवसानी भी कह सकते हैं। तो ये है वो अनवसानी। क्या है अनवसानी का मतलब? अशांत। तो जो हमारा अशांत दशमलव है इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके? 2। कौन कौन से? एक तो होता है अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावृति, या फिर हम इसे कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, और इसको बोल सकते हैं अनवसानी, क्या बोलेंगे? अनवसानी अनावृति। ठीक है। तो अशांत आवर्ती मतलब कोई संख्या अगर किसी का दशमलव निरूपण शांत है तो वो तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अशांत दशमलव निरूपण क्या होता है कि वो संख्या जब हम उसको डिवाइड करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जैसे 1/3 ले लिया हमने, तो 3 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 3 तिये, मतलब पॉइंट लगाएंगे पहले, तो पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 0, 3 तिये 9, फिर 1 बचेगा, 0 ताड़ लेंगे, 3 तिये 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिये 9। तो ये तो क्या आ रहा है? बार बार 0.333 डॉट 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 डॉट, मतलब कोई ऐसा अंक, क्या अंक है यहाँ पे? 3, जो बार बार रिपीट हो रहा है। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना। ठीक है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? रिपीट होना। और अनावर्ती का मतलब होता है कि जो रिपीट ना हो रहा हो बार बार। तो जैसे 1/3 था, इसका दशमलव निरूपण क्या है? अशांत है, क्योंकि वो शांत नहीं हो रहा, आता जा रहा है आगे। तो ये तो बात हमें पता लग गई कि वो अशांत है। लेकिन अशांत आवर्ती है या अनावृति है, वो कैसे पता लगेगा? हम देखते हैं इसका कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है क्या? तो बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है रिपीट? 3। तो ये हमारा अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा ये? अशांत आवर्ती। इसके कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे 10/3 हो जाएगा। इसमें क्या बार बार आता रहेगा कुछ ना कुछ, 3 3 9, ऐसे ही आएगा कुछ 0.3333 रिपीट होता जाएगा। या अगर हम ले ले 20/6, 6 से जब डिवाइड करेंगे तब भी ये आता रहेगा। तो ये हमारे कैसे हैं? अशांत आवर्ती। ठीक है। अब बात करते हैं अशांत अनावृति की। मतलब ऐसी संख्याएं जो अशांत भी हों और अनावृति भी हों। अशांत तो कब होंगे? जब वो रिपीट ना हो रहा उनमें कुछ भी। और आवर्ती का क्या मतलब है? अनावर्ती का, सॉरी, अनावर्ती का क्या मतलब है? कि उनमें कुछ भी रिपीटेशन ना हो, मतलब वो कंप्लीट भी ना हो और रिपीट भी ना हो रहे हो। तो ऐसी संख्याएं कहाँ से, देखिए कहाँ से लाएंगे हम ऐसी संख्याएं? तो क्या लिख सकते हैं? जैसे पाई। पाई क्या होता है? पाई का मान क्या होता है? 22/7 ये होता है। तो जो ये है 22/7 पाई का मान, पाई तो नहीं है वैसे, पाई को तो हटाइए। तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इससे इसको डिवाइड करें 7 से 22 को, तो क्या आएगा? 7 से अगर 22 को डिवाइड करें तो 7 तिये 21, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, फिर 7 एकम 7, 3 पॉइंट लग रहा है 0, 28, फिर 2। देखिए इतना तो हम जनरली यूज भी करते हैं इसकी वैल्यू को। फिर 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0, 7 8 56। यानी कि जब भी हम इनको करेंगे तो इसका जो मान है वो क्या आता जाएगा? यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 3.1428 डॉट 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 डॉट। जब आप करेंगे इसको पूरा, अभी तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। जब आप करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो रिपीट हो रहा हो, जैसे 1428 1428 1428, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। जैसे √3 √2, तो ये हमारी क्या है? अशांत अनावृति। जब √3 की वैल्यू निकालेंगे आप, √3 का वर्गमूल निकाल, मतलब 3 का वर्गमूल फाइंड करेंगे, तो वो ऐसे ही आएगा कि जो रिपीट ना हो रहा हो। क्या होती है √3 की वैल्यू? 1.732 होती है ना यही। इसके बाद भी कुछ और होता है तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बार बार 2 2 2 या 3 2 3 2 3 2 ऐसे आता ही जा रहा है। बिल्कुल हम इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर कोई अंक रिपीट हो रहा है, जैसे ये था 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते थे? 0.3 के ऊपर बार लगा दे, क्योंकि 3 ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। समझ में आया आपको ये शांत और अशांत क्या होते हैं? आवर्ती और अनावर्ती क्या होते हैं? अनवसानी और अशांत में क्या डिफरेंस है?
देखिए दशमलव निरूपण दो तरह का होता है, शांत और अशांत। शांत में तो काम खत्म हो जाता है वहीं, इसके बारे में तो ज्यादा सोचना नहीं है। अब अशांत जो था वो दो तरीके का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावृत्ति। अशांत आवर्ती को हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं और अशांत अनावृत्ति को हम अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ये हो जाते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल ये हो जाते हैं, जैसे √3, √2। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ एक चीज और, अगर आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप नोट करना भी नहीं चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम की चीज है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे पूरा टाइम। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुक रही हूँ मैं 2 मिनट के लिए। चलिए हो गया, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या था कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। मतलब अपनी मर्जी से कोई भी 3 संख्याएं लिख दीजिए और ऐसी लिख दीजिए जो अशांत हो और अनावृत्ति हो, मतलब वो रिपीट ना हो रही हो, ना ही हम उनको उस फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए सबसे पहले तो लगाइए 0 पॉइंट। अब जो आपके मन में आए, जैसे एक मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 0, ठीक है, फिर 2 0। अब तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन फिर 2 0 2 0 मान लीजिए मैं नहीं लिखा, तो आप कहोगे कि ये अनवसानी तो है लेकिन अनावृत्ति नहीं है, क्योंकि इसकी तो 20 की आवृत्ति हो रही है और हम 20 के ऊपर एक बार लगा सकते हैं, 20 के ऊपर तो ये हो जाएगी आवृत्ति। लेकिन तो अब हमें आवृत्ति तो करनी नहीं है, कैसी करनी है इसको, अनावृत्ति। तो क्या करिए, यहाँ पे एक 0 थी, 20 था, यहाँ पे 200 कर दीजिए, फिर यहाँ 2 0, एक 0, फिर 2 0, फिर 3 0, और अब क्या लगा देंगे, 4 0, अब 5 0, तो ये डॉट 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 करके कैसी हो गई, ये अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, समझ आया। कुछ भी जो आपके मन में हो, जैसा भी आप लिख सकते हैं ऐसे लिख दीजिए। अब ये कभी भी रिपीट नहीं होगी। 0 पॉइंट, मान लीजिए हमने लिया 67, 67 नहीं बोलते वैसे, इसको 67 बोलते हैं, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं कि 67 है। 67 0, 67 00, 67 000, फिर 6 7 4 0 आएंगी इस बार, ऐसे लिख देंगे। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 0.0314 00 314 000 314 0000 314, फिर डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे कितनी भी बड़ी हम संख्याएं लिख सकते हैं। ये कैसी होंगी, सारी की सारी अनवसानी होंगी और अनावृत्ति होंगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, परिमेय संख्या दे दी हमें 2, 5/7 और 9/11, इनके बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो हम उस वाले फॉर्मूले से करते। अगर आपको याद है तो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था, फॉर्मूला होता है 1/2 a + b, दोनों को जोड़ के उनका आधा कर देते हैं। या फिर और फॉर्मूला भी पढ़ा था, एक दूसरा भी था, उसमें जब ज्यादा संख्या ज्ञात करनी होती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके देखिए। 7 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा, 7, पहले तो पॉइंट, फिर 7 7 49, फिर 7 एकम 7, लगभग इतना आएगा। इसको करिए 11 से जब करेंगे पॉइंट लगेगा पहले तो, फिर 9 90 हो जाएगा। यहाँ पे जब पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे तो 11 8 88, 2 बचेगा 0, तो 11 एकम 11, फिर 9 बच जाएगा, 11 8 88, मतलब कुछ ऐसा आएगा। थोड़ा थोड़ा हमें हिंट चाहिए बस 1-2 अंक के लिए। अब वैसे तो ये क्या है, 0.71, आगे भी कुछ होगा, 0.818 आगे भी कुछ होगा, लेकिन हमें ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ 1-2 अंक पर। इसे पढ़िए आप 71, इसे पढ़िए आप 81। वैसे है नहीं ये 71 और 81, लेकिन बस मान लेना है अपने मन में कि ये तो 71 है और ये 81 है, मानना है बस, पढ़ना नहीं है वैसे। तो क्या लिखेंगे, 71 और 81 के बीच में कितने बहुत सारी संख्याएं हैं, तो लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, एक तो हमें लिखनी है 3, पहली दूसरी और तीसरी। पहली क्या लिखेंगे, 0.71 के बाद क्या आता है 72, तो 72 0, 72 00, 72 000, 72 40। ठीक है, और कुछ ले लीजिए पॉइंट, क्या 75 ले लीजिए, 76 ले लीजिए, तो हम क्या ले लेंगे 77 0, 77 2 0, फिर 77 3 0, ऐसे करके। एक और ले लीजिए
मान लीजिए अब की बार मैं क्या लूँ, 0 80, फिर 0 0 80, फिर 0 0 0 80, ऐसे, फिर 0 0 0 0 80, तो ऐसे करके कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जीरो आपका भला कर देगी। यहाँ पे जीरो को आप याद रखिए, बस जीरो को नहीं भूलना है, ठीक है। जीरो की हेल्प लेते जाइए और करते जाइए, ये हमारी अनवसानी अनावृत्ति होगी, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं का है तो वो भी वही बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो हम क्या लिखते हैं, √23 है, √23, इसका जो ये वर्गमूल का चिन्ह है इसको हटाने की कोशिश कीजिए। आप हटा सकते हैं क्या इसको, किसका वर्ग है ये 23, ये मतलब 23 का वर्गमूल क्या है, आ रहा है कुछ माइंड में, नहीं, तो इसका हम ये नहीं हटा सकते, ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये √225 है, 225 किसका वर्ग होता है, ये 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15, तो इसका तो रूट हट गया, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय। इसे देखिए, अच्छा ये गलत हो गया था तो ये इसलिए कटिंग हो रही है, कोई बात नहीं, सबसे हो जाती है थोड़ी बहुत गलती तो। चलिए 0.3796 ये है, इसको हम क्या करेंगे, इसका, अच्छा देखिए आप पॉइंट हटा सकते हैं किसका, तो बिल्कुल हटा सकते हैं, 0.3796 है, पॉइंट हटाइए, नीचे 1 के सामने 4 जीरोस लग जाएंगी, मतलब 1 के सामने 4 जीरो, तो ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसको लिख दिया हमने, तो ये कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसे देखिए, दिखने में लग रहा है कि हो सकता है अपरिमेय हो, क्योंकि 7.478478, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस, देखिए 4 7 8, 4 7 8, तो ये रिपीट हो रहा है, 4 7 8, 4 7 8 रिपीट हो रहा है, ऐसे डॉट 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 हो रहा है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो इसको तो हम परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था, पढ़ा था ना पिछले एक्सरसाइज में, ऐसे कि इसको क्या मान लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 3 अंक पे है ना ये निशान, ये वाला बार, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे जब सोल्व तो हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी वीडियो इसको मैंने पहले पार्ट में समझाया है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये बताइए परिमेय है या अपरिमेय। देखिए 1 पॉइंट, 10, 100, 1000, 10,000, वही वाली बात है जो हम यहाँ पे करके आए हैं, यहाँ पे करके आए हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कैसी होगी ये, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि प्रत्येक संख्या अपरिमेय है। जितनी भी ये संख्याएं हैं ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, वो तो उसने हमें बता दिया है, लेकिन हमें इनका कारण बताना है कि क्यों है ये अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। जैसे 5 + √3, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हम परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, यानी कि एक संख्या तो परिमेय है ये वाली और एक संख्या अपरिमेय है, तो जो इनका योगफल होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो ये हमें अपरिमेय मिलता है, तो क्या लिखेंगे, कारण, कारण देते हुए स्पष्ट करना था, तो 5 + √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या क्योंकि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल कैसा होता है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है।
ठीक है। अब मैंने आपको एक का रीजन लिख के बताया है और बाकी के आप खुद लिख लेंगे। देखिए सेकंड में क्या लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये वाली बात है, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन हाँ, अगर दोनों अपरिमेय अपरिमेय है तो फिर उनका जो गुणनफल है वो क्या हो सकता है? फिर वो अपरिमेय संख्या की जगह परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन अगर एक अपरिमेय है और एक परिमेय है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाइकेशन है, गुणनफल है, वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। सेम बात हम यहाँ पे लिखेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। ऐसे ही एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या होता है, और वही सेम बात आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिख ही दिया है, बल्कि यहाँ पे इन दोनों के लिए आप ये सेम लाइन लिखेंगे, इन दोनों के लिए ये वाली सेम लाइन लिखी जाएगी, और इन दोनों के लिए ये वाली सेम लाइन लिखी जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह दिया है कि प्रत्येक में बताइए कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। मतलब जो हमें दिया है कथन वो सही है या गलत है, हमें ये बताना है कि दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगी। सेकंड, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। देखिए ऐसा हर बार नहीं होता, तो ये बात गलत है। क्यों? अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये बात सही है, लेकिन अगर देखें तो है 2, मतलब √2, एक है -√2। अगर हमें इनको प्लस करना है तो क्या आएगा? √2 प्लस माइनस √2, इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 0। और 0 अपरिमेय थोड़ी ना है, 0 तो परिमेय संख्या है, तो ये रॉन्ग है इसकी बात। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिनमें ऐसा होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणन परिमेय होता है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या की परिमेय में मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमेय संख्या आएगी। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल नहीं होता। देखिए अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 में ही करूं तो क्या आएगा? 2 हो जाएगा। तो ये कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ये गलत है, सॉरी इसकी बात। कैसा होता है? वो परिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। अगर एक तो हमारे पास परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो उनका योग कैसा होता है? अभी हम पीछे करके आए हैं ये वाला सवाल, तो सही है इसकी बात, है परिमेय होता है। एक अशून्य परिमेय संख्या है, मतलब 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या तो नहीं आएगा, अपरिमेय आएगा। ये इसकी बात गलत है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय। ये भी बात बिल्कुल सही है। पाई तो क्या होती है? पाई का मान क्या होता है? 3.14, ये होता है ना, या फिर ये भी होता है। तो ये परिमेय है और वो अपरिमेय है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिया है कि सिद्ध कीजिए √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये तो हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? जब सिद्ध करने वाली बात आती है तो मान लेते हैं इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा क्या होगा? हम क्या मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है। हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 माइनस √2 बराबर r। मान लीजिए वो परिमेय संख्या r है, तो इसको हमने क्या मान लिया कि ये r के इक्वल है, और r क्या है? यहाँ पे परिमेय संख्या है। अब हम क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग करने पर, इसमें दोनों जगह स्क्वायर करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए, अगर जो भी हम इसमें कुछ करते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे तो उससे ज्यादा अच्छा होता है। तो जो अगर आप वर्ग करते हैं तो लिख दीजिए, डिवाइड करते हैं किसी से तो वो भी लिख दीजिए। √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है वो? a² प्लस b² माइनस 2ab। a की जगह पे क्या है? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस √2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2ab, यानी कि 2 √3 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे √6 बराबर r²। ये बात समझ आई आपको? देखिए √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर था,
तो √3 का क्या हो जाता है, ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ये होता है। तो जब √3 का स्क्वायर करेंगे, हमें पता है वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, ये हो जाएगा 3, 2 माइनस 2 रूट 3 दूनी 6, ठीक है, ये आया था। 3 और 2 5 माइनस 2 रूट 6 बराबर r²। फिर माइनस 2 रूट 6 यहीं पे रखिए, 5 इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, √6 ऐसे ही रहेगा, r² माइनस 5, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था कहाँ आएगा, डिवाइड में, ये माइनस इधर ले लीजिए, ठीक है, बराबर ऐसे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये हमारा रफ वर्क था, इसको नहीं करना है कहीं भी। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे आया कि √6 बराबर इसके, तो हमने क्या मान लिया था कि जो r है, चूंकि r परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, r परिमेय संख्या है, चूंकि r परिमेय संख्या है तो r² कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर r परिमेय है तो r² भी परिमेय संख्या होगी, तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर r² परिमेय संख्या है तो r² माइनस 5/2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। हम कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या होगी, और जो √6 है, जबकि √6 कैसी संख्या है, √6 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब आप बताइए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे कि √6 बराबर नहीं है r² माइनस 5/2 के, ठीक है। r परिमेय संख्या है तो r² भी परिमेय संख्या होगी, और माइनस r² माइनस 5 अपॉन मतलब बटे 2 ये भी परिमेय संख्या होगी, जबकि √6 परिमेय संख्या है, और हम ये जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे कि अतः हमारी धारणा गलत है, या हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, कि हमने ये मान लिया था ये परिमेय संख्या है, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, और √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आगे आपको समझ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, सेम है कि सिद्ध कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे, बिल्कुल उसका अपोजिट, माना √3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान लेंगे इसको, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या लिखेंगे इसको, बराबर r, तो r हमने क्योंकि परिमेय संख्या मान ली है। अब दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे इधर तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे r², इसका स्क्वायर जब करेंगे √3 का क्या हो जाएगा 3, √2 का 2 मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2√6 बराबर r²। ये 3 और 2 5 प्लस 2√6 बराबर r²। देखिए r² के साथ ये जो 5 है इधर प्लस है, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस, और 2 यहाँ पे 2√6 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2√6 है, इस 2 को भी मैं अभी लेके जा रही हूँ, तो ये आ जाएगा डिवाइड। यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो फिर आगे देखिए, अब हम क्या लिखेंगे कि जो r है इसके बाद आपको करना है, r एक परिमेय संख्या है,
कैसी संख्या है यार? परिमेय संख्या है। तब आर स्क्वायर कैसी संख्या होगी? आर स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए आर परिमेय संख्या है तो आर स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगी। अब अगर आर परिमेय संख्या है तो आर स्क्वायर भी है। अगर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर माइनस 5/2 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या होगी। और जो यहाँ पे साइड में √6 लिखा हुआ है, ये √6, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब आप बताइए कि कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जो हमारा √6 है वो बराबर नहीं है आर स्क्वायर माइनस 5/2 के। ये इसके बराबर नहीं है और इसके बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कहते हैं हमारी कल्पना गलत है। जो हमने मान लिया था वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। और √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया था? परिमेय। वो हमारी बात क्या हो गई? गलत सिद्ध हो गई। और √3 + √2 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। तो इसका फॉर्मूला खोल के देखिए आप, क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर √2 का वर्ग +2 का +2ab, 2 × √2 × 2। √2 का स्क्वायर करेंगे, हमें पता है कि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, तो क्या बचेगा? 2। 2 का वर्ग करेंगे 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 √2, 4 और 2 6 +4 √2। देखिए जब हमने इसको सोल्व किया तो इसमें अंडर रूट अभी भी है, नहीं हटाइए, तो क्या लिख देंगे इसको? कैसी संख्या हुई है? अपरिमेय। क्योंकि हम जानते हैं एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय। अब इसे को देखिए, a - b और a + b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² मतलब 2 का स्क्वायर -b² मतलब √2 का स्क्वायर। बराबर लगाने बिल्कुल नहीं भूलना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का करेंगे तो 2, क्या आ जाएगा? 2। बताइए कैसी है ये संख्या? परिमेय। ठीक है, इसको करिए, √2 का स्क्वायर +√3 का +2 √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई करेंगे √2 का तो क्या आएगा? 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 +2 √2 3 6, मतलब 5 +2 √6। बताइए इसको, तो आप ही बताइए, सोचिए क्या होना चाहिए? परिमेय या अपरिमेय? तो जाहिर सी बात है कैसा होना चाहिए? ये अपरिमेय। ये सब चीजें हम अभी पढ़ चुके हैं, सारे के सारे चीज। इसको हमें क्या करना है? हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा रूट है, अंडर रूट या कोई मतलब ये वाली जो संख्या होती है रूट वाली, वो हट जाए। अगर इसमें √2 से नीचे मल्टीप्लाई करें √2 से ऊपर, तो 3 से तो 6 कट जाएगा, मतलब 2, तो ऊपर हो जाएगा 2 √2, नीचे √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से फिर 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा? √2। बताइए कैसी संख्या है √2? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही तो पहचान है अपरिमेय संख्या होगी। मेनली रूट वाली संख्या तो सारी की सारी अपरिमेय होती है अगर हम उसका रूट नहीं हटा सकते तो। अब क्वेश्चन नंबर 12। 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ भी लिख दीजिए, बस उनके बीच की होनी चाहिए। 2 के में अगर हमें पॉइंट मानना है तो कहाँ है पॉइंट? यहाँ पे। पॉइंट के बाद हम क्या मान सकते हैं? 0। तो मान के चलिए ये तो है 20 और ये है 25, मान लीजिए बस अपने मन में। तो क्या करेंगे हम? 20 और 25 के बीच में मान लीजिए 21 और मान लीजिए 22, ये लिख दिया हमने। होंगी तो बीच में, अब कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं ये। अब ये पढ़िए 1 3 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 1 3, फिर 4 0 आएंगे ऐसे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने माना 9 2 9 6, कुछ भी ले सकते हैं हम। 0, फिर 2 9 6 0 0 2 9 6
000। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए, 2 निकालनी है इनके बीच की, यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं 0। तो ये अपने मन में मानिए कि ये 10 है, ये 12 है। वैसे है नहीं ये 10 और 12 क्योंकि ये तो 1 0 है, ये 1 2 है, लेकिन मान सकते हैं कि ये तो 10 है और ये 12 है। तो 10 और 12 के बीच में देखिए, अभी आप कहोगे कि 11 होता है बस, लेकिन नहीं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको कि 1 और 0 मान लीजिए, तो ये तो 100 हो गया, ये 120 हो गया। 100 और 120 के बीच में देख लीजिए, ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं ले सकते हैं हम। तो मान लीजिए मैंने लिया 105 और 115, तो ठीक है 105 फिर 0 105 0 0 105 0 0 0 डॉट 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 115 फिर 0 115 0 0 0 115 0 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था और इसी के साथ साथ हमारे एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी था। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट